बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5, जिसका टॉपिक है हमारे पास इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, देन इसकी टाइप्स क्या हैं, एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन या आइडियल इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी in which measure the variation in the variable with respect to time or space। हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर इज क्वांटिटी हमारे पास क्या इज क्वांटिटी which measure the variation in variable with respect to time और space। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। देखिए स्टूडेंट, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशंस मीन होता है चेंजेस, कि आप टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कितनी आ रही हैं जो आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कमोडिटीज़ ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, या प्राइजेज़ के बारे में अगर हमने डिस्कस करना है, तो हम देखेंगे वो प्राइजेज़ जो हैं एक फ़िक्स पीरियड के बाद कंपैरिजन करने के बाद उसमें चेंज कितना आ रहा है इनटू द अदर टाइम और स्पेस। तो हमारे पास क्या है कि इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है वेरिएशन को, चेंजेस को उस वेरिएबल के अंदर टाइम के हिसाब से जो आपके वेरिएबल में वेरिएशंस आ रही हैं उनको जो मेजर करता है वो इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। द वेरिएबल मे बी इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एन इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट, इट्स एग्जांपल्स ऑफ द इंडेक्स नंबर। हमारे पास ये एग्जांपल है इंडेक्स नंबर की, कि हम कहते हैं कि अगर वेरिएबल हम ले रहे हैं, मे बी वो हो सकता है इनरोलमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकती है, प्राइजेज ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटी है या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ है, वेजेस ऑफ वर्कर्स हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, सेल्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स या प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रुप हेल्थ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आल रिलेटेड विद द इंडेक्स नंबर। इट्स एग्जांपल्स ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या आप जिस तरह मैं प्राइजेस का फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, जब मैं एक्सपोर्ट्स से इंपोर्ट्स ले रही हूँ, अगर मैं ले रही हूँ फॉर एग्जांपल मैंने ले ली हैं एक्सपोर्ट्स ले लिए पाकिस्तान की, तो मैं क्या करती हूँ कि एक फ़िक्स पीरियड जो है अपना बेस पीरियड जिसे मैं कहूँगी, मैंने 1980 जो है उसको ले लिया। ठीक है, उसके साथ मैं कंपेयर करूँगी। ये हमने क्यों लिया बेस पीरियड, कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी कि हमें सेटिस्फाई करेगा, तो इसके हिसाब से मैं दूसरे पीरियड्स को फॉर एग्जांपल 1981 को, 1982 को या 1983 को जो है वो कंपेयर करूँगी। तो फिर मैं देखूँगी जो हमारी एक्सपोर्ट्स है उसमें क्या हुआ है, वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि वेरिएशंस को बताती है। इंडेक्स नंबर हमारे पास जो वेरिएबल में वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं टाइम के हिसाब से ड्यू टू अवर टाइम पीरियड, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इंडेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल उन्होंने दे दी थी, या हम प्राइजेस का ले रहे हैं तो वो स्टूडेंट फिर हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है अगर स्पेसिफिक पीरियड है और प्लेस सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, टेक्निकली इज कॉल्ड द बेस। अब हमारे पास बेस क्या होती है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बेस हमारे पास ये तो आपको नेम से भी क्लियर हो रहा है कि जो बेस होती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो आपकी बेस है। अगर मैंने ये पीरियड जो है, अगर मैं एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बता रही थी कि जो हमारे 1980 में एक्सपोर्ट्स थी उसकी क्या कैटेगरी थी या वो कैसी थी, तो जो मैंने ये पीरियड सेलेक्ट किया है, इट्स मीन कि इस पीरियड में जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की वो सेटिस्फाई रही है, वो हमारे पास क्या रही है, सेटिस्फाई रही है। उसने तमाम कैटेगरीज जो हैं सेटिस्फेक्शन की वो पूरी की हैं, इस वजह से हम इस पीरियड को एज अ बेस पीरियड कंसिडर कर लेते हैं। और जो बाकी पीरियड्स होंगे जिस तरह कि 1981, 1982, 1983 जो हैं उनको हम ले लेते हैं एज अ
अदर पीरियड्स जिनके साथ हम बेस पीरियड को कंपेयर करें। तो जो बेस होती है वो स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके साथ हम अदर टाइम पीरियड्स को कंपेयर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड और प्लेस सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन आर टेक्निकली कॉल्ड द बेस। देन index number may be computed on weekly or monthly basis, but generally they are computed on annual basis। अब हमारे पास इंडेक्स नंबर हम इसे वीकली भी कर सकते हैं कि एक वीक को हम एज अ बेस पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह मंथली भी हम कर सकते हैं कि एक मंथ को हम अपना बेस पीरियड, बट बेसिकली या जनरली जो हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं वो एनुअल बेसिस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, एनुअली यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जो मेन थिंग्स है कि सेकंड टॉपिक जो हम अपना ले लेते हैं, हम कहते हैं कि सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। और ये क्या है सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या था? इंडेक्स नंबर क्वांटिटी थी जो वेरिएशंस को, वेरिएबल की वेरिएशंस को मेजर करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, IN डिनोटेड द इंडेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू सिंपल इंडाइसेस एंड कंपोजिट इंडाइसेस। जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है जो मैं ले रही हूँ IN, अब ये कितने में डिवाइड हो रहा है? एक तो सिंपल है, एक कंपोजिट है। एक हमारे पास क्या है? सिंपल, ये क्लासिफाइड कर रहे हैं एंड एक क्या है? कंपोजिट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द इंडेक्स, सेकंड इज द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब देखिए सिंपल इंडेक्स नंबर अगर हम कहते हैं कि एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स नंबर बट इट इज कंप्यूटेड फॉर अ सिंपल वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल। इफ वी आर काउंटेड फॉर द सिंगल वेरिएबल या इफ वी आर कंप्यूटेड फॉर द सिंगल वेरिएबल then we say it's a simple indices, simple index number, and it is if it is used two or more variables, then we can say that it's a composite index number। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो बेसिकली दो क्लासिफाइड हम कर देते हैं। दो, एक में हमारे पास क्या हो जाता है? फर्स्ट वाला जो होता है वो सिंपल इंडेक्स नंबर, सेकंड हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर हम उसे क्या कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल अगर हमारे पास है देन वी कैन से इट्स अ सिंपल इंडेक्स नंबर। अगर टू और मोर वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व देन वी कैन से इट्स अ कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर हम ले लेते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर की जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कहते हैं इनरोलमेंट इंडेक्स नंबर ऑफ इनरोलमेंट इन कॉलेजेस, इंडेक्स नंबर ऑफ गोल्ड प्राइजेज आर एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल इंडेक्स नंबर। कि हम एक कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी इनरोलमेंट देख रहे हैं या हम गोल्ड प्राइजेस को ले रहे हैं। सिंपल indices can be very easily computed. The value of variable for each period is divided by the value in the base period or the result is multiplied by 100. For example, the wages paid in the workers in certain institution in 1918 and 1983 were this, then we can say। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर को फाइंड करने का तरीका क्या है? ठीक है, कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ले रहे हैं बेस पीरियड, अब जिस तरह मैंने 1918 बेस पीरियड ले रही है, ठीक है, तो मैं जो वेजेस काउंट करूँगी फॉर 90। अब मेरे पास क्या है 9080 क्या है एज अ बेस पीरियड है जिसकी मैं कोई भी वैल्यूज सपोज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 7690 वेजेस थी। अब 1983 के साथ मैंने इसको करना है कंपेयर, जिसकी वैल्यूज़ मेरे पास क्या थी? वेजेस उसकी थी 9230 कर लें। तो जो मैंने कंपैरिजन करना है तो 1980 वी हैव द बेस पीरियड, तो ये मेरे पास क्या है? बेस पीरियड। तो जब जब हम बेस पीरियड ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि फिर मैं लिखूंगी कि वेज पेड फॉर 1983 एंड वेज पेड फॉर 1980 मल्टीप्लाई बाय 100। कि हम क्या करते हैं
कि जो हमारा बेस पीरियड होता है उसके साथ हम पार्टिकुलर जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल गिवन होता है उसके साथ आप डिवाइड कर देते हो और मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आपका सिंपल वेरिएबल है, इंडेक्स नंबर है, वो उसका आंसर आपके पास आ जाता है। इसी तरह जो आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, इसमें क्या होता है, 2 और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है। एग्जांपल इसकी आप ले सकते हो तो कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो ये आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। इंशाल्लाह इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब स्टूडेंट, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करी, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो आपका कंपोजिट इंडेक्स नंबर है वो भी फर्दर जो है क्लासिफाइड हो जाता है इनटू 2 टाइप्स। एक अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। जो हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है ये हमारे पास फिर 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। इसको इंशाल्लाह हम साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे विद फार्मूलाज। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कि आप इंडेक्स नंबर आपके पास क्या था, is a quantity which measure the variation in the variable with respect to time or space. Then index number is also divided into the 2 types, simple and composite index number. Simple index number हमारे पास क्या है कि in which we have the single variable, and composite index number क्या है, in which we have the 2 or more variables, then we can say that it's a composite index number. Composite index number further divide into the 2 types. First is the unweighted index number and second is the weighted index number, जो कि हम आगे ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हम कहते हैं कि हमारे पास आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास आइडियल इंडेक्स नंबर है वो कौन सा होना चाहिए, उसमें क्या आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसको आप कह सको कि इट्स अ आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर, तो वो हमारे पास क्या हैं कि अगर आप कहते हो कि आइडियल इंडेक्स नंबर, तो उसकी फर्स्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए कि इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ बेस एज वेल एज द करंट पीरियड प्राइजेज और क्वांटिटीज़। कि आपके पास आइडियल इंडेक्स नंबर है वो आपको क्या लेना चाहिए कि इट्स टेक्स करंट एंड बेस प्राइस एंड क्वांटिटीज़ कि वो क्या करे, जो आपके पास आइडियल इंडेक्स नंबर है वो एज अ बेस और जो करंट पीरियड है उसकी प्राइजेज और क्वांटिटीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। तो हम इसको कहेंगे कि इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ बेस एज वेल एज अ करंट पीरियड प्राइजेज एंड क्वांटिटीज़। सेकेंड, इसमें क्या होना चाहिए कि इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट। अब हम एवरेजेस भी आगे सेलेक्ट करेंगे कौन सी एवरेजेस यूज़ होती है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द, अगर आपके पास आइडियल इंडेक्स नंबर जो है तो वो कौन सी एवरेज यूज़ होनी चाहिए, इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट। ठीक है, जो कि कंसिडर होती है एज अ बेस्ट एवरेज। देन इट इज़ सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब ये क्या करें, सेटिस्फाई करें, कौन से टेस्ट सेटिस्फाई करें, टाइम रिवर्सल, जो कि हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो हैं उनको क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो ये हमारे पास थर्ड आइडियल नंबर की कैटेगरी आ जाती है। फोर्थ हम कहते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस, बायस से फ्री होना चाहिए, इट इज़ फ्री फ्रॉम bias. Student, these are the categories involved in the ideal index number. अगर आप ideal index number find करना चाहते हो तो उनमें ये खुसूसियात होनी चाहिए कि हम कहते हैं कि it takes the current and base price and quantities, periods of price and quantities, कि उसके बाद जो पीरियड है करंट या करंट पीरियड है या बेस पीरियड आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें प्राइजेज और क्वांटिटीज़ करंट की भी होनी चाहिए, बेस की भी होनी चाहिए। देन इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन एवरेज विच इज़ कंसिडर द बेस्ट, जिसे हम क्या कंसिडर करते हैं, बेस्ट कंसिडर करते हैं।
थर्ड हम कहते हैं कि सेटिस्फाई करना चाहिए कौन सा, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, ये हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन इट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और मेन चीज़ जो इंडेक्स नंबर में हम कहते हैं कि हमारे पास आ रही होती है कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन की। अगर हमने कोई भी इंडेक्स नंबर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो रहते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स involve in construction in index number। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास जो 4 प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो हम साथ ही डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि इन द कंप्लीशन ऑफ इंडेक्स नंबर मैनी प्रॉब्लम्स आर इन्वॉल्व। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड द पर्पस विच इज़ एन इंडेक्स नंबर टू सर्व। द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर मे बी कंपेयर द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट और टू मेजर द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल, मेजर द चेंजेस इन द प्रोडक्शंस। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट वी नो द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पर्पस वी नो द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि हम जो इंडेक्स नंबर बना रहे हैं उसमें हमारा पर्पस क्या है, वो किस चीज़ के लिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर हम कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम हो जाती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, व्हाट डेटा should be included। अब हमें ये देखना होता है सेकंड प्रॉब्लम में कि हमने कौन सा डेटा इंक्लूड करना है और कौन सा डेटा एक्सक्लूड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि वी नो द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि हमें इंडेक्स नंबर का पर्पस पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं, या बेसिकली हमारा पर्पस क्या है इस चीज़ को सिलेक्ट करने में, इसको डिफाइन करने में, इतना लेंथी प्रोसेस करने के लिए। तो हमें पर्पस सबसे पहले पता होना चाहिए। देन सेकेंड हम कहते हैं कि व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड, कि हमें कौन सा डेटा इंक्लूड करना है और कौन सा एक्सक्लूड करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डेटा में इंक्लूड करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है। द डेटा टू बी इंक्लूडेड शुड रिलेट टू द पर्पस फॉर विच इंडेक्स नंबर टू बी यूज़, कि जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो इस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड भी करता है या सिर्फ हम वैसे यूज़, क्योंकि अननेसेसरी डेटा तो हमने सेलेक्ट करना नहीं है। हमने वही डेटा सेलेक्ट करना है कि जो हमारे पर्पस के लिए बेस्ट हो, जिस इंडेक्स नंबर को हम यूज़ करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। देन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ डेटा on scores, production, process, wages or whatever is being compared. Another problem is to decide which period should be chosen as the base period. That is the most important problem, कि which period should be included as a base period. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट। हमारे पास ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि मेजर द वेरिएशन इन द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, कि जब हमने वेरिएशंस को कंपेयर करना है तो वी मस्ट सेलेक्ट द बेस पीरियड। हमने बेस पीरियड को सिलेक्ट करना है एंड बेस पीरियड के थ्रू ही हमने अदर जो टाइम है उसको कंपेयर करना है एज द बेस पीरियड। देन हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्रोडक्शन है या जो हमारी प्राइजेज़ हैं या कमोडिटीज़ हैं या जो भी थिंग्स आप ले रहे हो कि वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो वो हमें बताएगा बेस पीरियड। तो द प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच डिसाइड कि विच पीरियड शुड बी इंक्लूडेड एज अ बेस पीरियड, कि हमें बेस पीरियड कौन सा पीरियड सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें हम डिफाइन कर सकें बेसिकली कि ये पीरियड जो है ये बेस पीरियड के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। देन फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि अनदर प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी यूज टू अराइव एट अ सिंगल इंडेक्स फॉर ईच पीरियड। तो व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी चूजन, व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग should be chosen।
द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट, फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी चूजन, बट बेसिकली इन इंडेक्स नंबर वी कैन से द ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेजिंग, कंसिडर एज द बेस्ट एवरेजिंग। तो हमारे पास क्या है कि आप इस लास्ट जो आपके पास प्रॉब्लम होता है आप उसमें डिसाइड करते हो कि आप कौन सी एवरेज चूज़ करोगे जो कि आपके इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट हो। तो देयर आर द 4 प्रॉब्लम स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडेक्स नंबर। हमारे पास क्या था प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम जो दी वो था पर्पज़, कि हमारे पर्पज़ पता होना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड, कि हमने डेटा कौन सा इंक्लूड करना है कि क्या वो वाकई उस इंडेक्स नंबर से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन विच पीरियड शुड बी इंक्लूडेड एज अ बेस पीरियड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द बेसिकली द बेस पीरियड सिलेक्शन है कि विच पीरियड शुड बी इंक्लूडेड एज द बेस पीरियड। कि बेस पीरियड हमारे पास क्या था कि जिस तरह हमने 1980, 1981, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको समझाई 93। अगर मैं कहती हूँ कि 1980 को मैं बेस पीरियड ले रही हूँ, इट्स मीन कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको वो जो बेस पीरियड की कैटेगरीज हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। देन अदर पीरियड्स इज आल्सो कंपेयर विद द बेस पीरियड। देन हम बता सकते हैं कि हमारी जो हमारे पास जो प्राइजेज़ हैं या कमोडिटीज़ हैं वो इन पीरियड्स में उनका कंपैरिजन हो सकता है कि कितनी इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई हैं। देन द लास्ट मेथड, व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी चूजन, कि हमने जो है एवरेज कौन से यूज़ करनी है फॉर कंक्लूडेड अ सिंगल इंडेक्स नंबर वैल्यू। तो बेसिकली जो एक ओवरऑल बात की जाए तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कंसीडर की जाती है एज अ बेस्ट एवरेज इन द इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर और होलसेल प्राइजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें चेन बेस्ड मेथड भी आ जाएगा और सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ आएगा इंशाल्लाह। ये कल हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इंडेक्स नंबर की समझ आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है इंडेक्स नंबर का, उसका नेम है मेन स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास मेन स्टेप्स क्या हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस। किसके लिए? ऑफ द होलसेल प्राइस। स्टूडेंट, वी हैव बेसिकली 4 मेन स्टेप्स। फर्स्ट हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट। अब हम इसे एक एक को करके सही तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, हमें क्या जो हम मेन स्टेप्स ले रहे हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर या कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस। तो वो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड। तो स्टूडेंट कि हमें इसमें क्या हम बताएंगे, मैं आपको ब्रीफली फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हमने कमोडिटीज़, जो हमने थिंग्स इंक्लूड करनी है अपने इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो क्या, कैसे हमें पता चलेगा, हम कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने बताना है कि जो बेस पीरियड हमने सेलेक्ट करना है वो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने जो अपना मेन बेस पीरियड है, बेस पीरियड आपके पास क्या होता है? पी नॉट, जो आपको बताता है कि जो आपने ऐसा बेस पीरियड या ऐसा ईयर सेलेक्ट करना है जो कि हर लिहाज से सेटिस्फाई हो, जिसमें ज़्यादा क्राइसिस ना हो, कोई ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर ना आए हो, कि वो स्टेबल हो, सेटिस्फाइंग हो। तो वो हमने बेस पीरियड सेलेक्ट करना होता है। ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज़, क्या आपने मीन यूज़ करना है, क्या आपने मीडियन यूज़ करना है या ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है, वो हम बताएंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट्स, कि वेट्स हमने कौन सा अप्रोप्रिएट यूज़ करना है। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट अपना जो स्टेप है वो लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी यूज़। तो हम सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी यूज़ के लिए क्या कहते हैं कि the first step is to decide on the number of commodities to be included. There is no hard and fast rule for this purpose. Student, इसके लिए कोई ऐसा हार्ड या फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हमने बताना होता है कि जो हम कमोडिटीज़ इंक्लूड कर रहे हैं वो हमने सिलेक्टेड किस बेसिस पे करनी है। तो क्या होते हैं? थ्रू इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी देयर इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल दैट द लार्जर द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड द ग्रेटर वुड बी द एक्यूरेसी, बट वी नो दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ वुड इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशन, एक्सपेंस एंड डिले इन द कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट, हम कहते हैं कि जो हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ हैं, ये फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ कमोडिटीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, या जो हमने मेन स्टेप्स लेने हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के लिए। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इस मकसद के लिए, बट हमने स्टैटिस्टिकल थ्योरी के लिए ज़रिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है
वो क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स इंक्लूडेड होंगे आपके पास जो एक्यूरेसी है वो उतनी ज़्यादा होगी। बट अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ ले लेंगे तो हो सकता है वो कम्प्लिकेशन दे, एक्सपेंसिव, या एक्यूरेसी जो हमारे पास डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन हो। तो हम क्या कहते हैं कि हैविंग डिसाइडेड ऑन द नंबर ऑफ कमोडिटीज़ अरेंजमेंट आर मेड कलेक्ट द होलसेल प्राइजेज ऑफ द कमोडिटीज़ चूजन। द प्राइजेज शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज है। अब क्या है कि स्टूडेंट जो भी हम मेन कमोडिटीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है कि हमने जो अपनी कमोडिटीज़ सेलेक्ट करनी है उनके क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ़ तरीके से प्राइजेज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से ले लेते हैं। वो किन सोर्सेज से हम ले लेते हैं, बिग मार्केट्स ले लेते हैं, बुलेटिन से ले लेते हैं, ट्रेड जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स। वी हैव द मैनी मेथड इन विच वी कैन टेक द प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़। द प्राइस कोटेशन ऑब्टेन शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, रिलायबल एंड कंपेरेबल एंड फ्रॉम लीडिंग फर्म्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है। अब स्टूडेंट हम जो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ में कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कि हमारे लिए कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बल्कि हमें क्या करना होता है कि जो हमने प्राइजेज़ भी सिलेक्ट करनी है, जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केट्स में हमने देखना है कि हमारी कमोडिटीज़ जो हमने सेलेक्ट की हैं उनकी प्राइजेज़ के, तो हम मुख्तलिफ मेथड से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे पास मीडिया है, एक्स्ट्रा मैनी थिंग्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइजेज़ मालूम कर लेते हैं। और वो जो प्राइजेज़ मालूम करते हैं वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है। एंड कंपेरेबल होनी चाहिए कि उस मेथड के ज़रिए हम उसको ईज़िली कंपेयर कर सकें। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ जो है उसके लिए जो रूल्स हैं वो ये है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि जो आप अपनी अरेंजमेंट बना रहे हो कमोडिटीज़ को, हैविंग डिसाइडेड ऑन नंबर ऑफ कमोडिटीज़, अरेंजमेंट्स आर मेड टू कलेक्ट द होलसेल प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी चूजन। द प्राइजेज शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, फ्रॉम exchanges and big markets where they are quoted, from the price bulletins and trade journals, newspaper, and from the leading firms. So we can select our prices. Then second हमारे पास जो ऑप्शन है वो है selection of the base period. Student we have the two methods selection of the base period में। second हमारे पास क्या है, selection of base period. स्टूडेंट वी हैव टू मेथड। अब हमारे पास टू मेथड कौन से है, एक तो होता है फिक्स बेस मेथड एंड सेकेंड हमारे पास चेन बेस मेथड। अब यही सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड में हमारे पास टू मेथड है, एक है फिक्स बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, चेन बेस मेथड। बट स्टूडेंट इनमें डिफरेंस क्या है, हाउ वी कैन कंपेयर दैट व्हाट इज़ द फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, एंड हमारे लिए कौन सा बेटर है वो हम कैसे बताएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, अ पीरियड इन विच चेंजेस आर मेजर्ड, विच कैन मेजर द चेंजेस, जिसमें हम वेरिएशंस को मेजर कर सकते हैं, चेंजेस को मेजर कर सकते हैं। द प्राइजेज ऑफ ऑल अदर पीरियड्स आर देन एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेजेस ऑफ द बेस पीरियड प्राइजेस। स्टूडेंट बेस पीरियड हमारे पास कौन सा होता है, एक ऐसा ईयर होता है जिसको हम एज अ बेस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एक ईयर को, कोई भी साल को हम क्या कहते हैं एज अ बेस पीरियड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर आवर कमोडिटीज़। तो हमारे पास क्या होता है कि उस बेस पीरियड के तहत हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, वो क्या है, कैसे आपकी प्राइजेस जो हैं पीरियड टू पीरियड चेंज हो रही हैं। तो ये हम सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड के। अब स्टूडेंट इसमें टू मेथड है, वी कैन डिवाइड, या दे आर द फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, एंड वी आर डिवाइडिंग द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। हम बेस पीरियड को टू मेथड में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, फिक्स बेस मेथड। अब स्टूडेंट फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड में हम आपको फ़र्क बताते हैं। देखिए फिक्स मतलब है कि वो एक ही रहेगा, फिक्स रहेगा, बट चेन में आपके पास क्या होगा, एज अ चेन वो चेंज होता रहेगा। तो वो मैं आपको यहाँ लिखकर बताती हूँ। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो है फिक्स बेस मेथड जो है वो हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। बट जो चेन बेस मेथड है उसमें हमारे पास क्या होंगे, पीरियड्स टू पीरियड जो हैं वो चेंज होंगे, हमारे जो ईयर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फिक्स बेस मेथड। अ फिक्स बेस मेथड इज़ वन इन विच अ पार्टिकुलर ईयर इज जनरली चूजन एज द बेस पीरियड दैट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द लाइफ टर्म ऑफ द इंडेक्स। हमारे पास जो बेस पीरियड होता है जिसको हम फिक्स बेस मेथड कहते हैं, तो फिक्स बेस मेथड में हमारे पास क्या होता है
कि जो हमारे पास बेस पीरियड होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। इट्स अ बेस पीरियड, ये हमारे पास क्या होगा, फिक्स रहेगा। पीरियड टू पीरियड जो हमारे पास ईयर आ रहे हैं उनके साथ हमने बेस पीरियड को कंपेयर करेंगे, परसेंटेजेस में चेंज करेंगे, उसको हम कहते हैं फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में मेन क्या है, आपने क्या याद रखना है कि जो आपके पास बेस पीरियड होता है इट्स रिमेन द सेम फिक्स्ड एंड इट्स रिमेन टोटली फिक्स्ड ऑन द लाइफ ऑफ द इंडेक्स नंबर के। जो हम इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं, जो क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको जो ईयर होगा, ईयर ऑफ द बेस पीरियड है, वो आपका सेम रहेगा। चेन बेस मेथड में ऐसा नहीं होता है। चेन बेस मेथड में आप क्या करते हो कि आपका जो ईयर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है। कैसे चेंज होता जाता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे पास जो फार्मूला ऑफ द बेस पीरियड है दैट इज़ कि आप जो पीरियड ले रहे होते हो, बेस पीरियड ले रहे होते हो, वो वही जो ईयर्स है उसके प्रीवियस ईयर्स को आप एज अ बेस पीरियड ले लेते हो, कि वो आप पीरियड ईयर्स टू ईयर कंपेयर कर रहे होते हो। कि एक अगर आपने बेस पीरियड, मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझा देती हूँ स्टूडेंट। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है 1980, 1981, 1982 एंड 1983। इसमें हम क्या करते हैं, बेस पीरियड अगर हमने फिक्स कर लिया है 1918, और किस बेसिस पे हमने फिक्स किया है कि ना इसमें कोई क्राइसिस पड़ी है, ना इसका कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये नॉर्मल रूटीन में रहा है, तो हम कहते हैं कि इट्स अ बेस पीरियड। ठीक है, हम बेस पीरियड कहाँ लेते हैं, जहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, मेजर फिनेंशियल क्राइसिस नहीं होते, इन्फ्लेशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, वॉर्स नहीं होती हैं, लॉकडाउन्स नहीं होते हैं, तो लेबर अनरेस्ट नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वी एज्यूम दैट इट्स अवर बेस पीरियड। तो वो हमने एज्यूम कर लिए इट्स अवर बेस पीरियड है, इट्स इकोनॉमिकली सेटिस्फाई है। ये हमारे पास कैसे होगा, बेस पीरियड के हम कहते हैं इकोनॉमिकली जो है वो क्या है, सेटिस्फाई है या रिलायबल है, रिलायबल भी आप कह सकते हो। तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा कि इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो इसको हम एज अ बेस पीरियड कंसिडर कर लेंगे। और इसी को लेते हुए हम 1981, 1982, 1983 को कंपेयर करेंगे, बट आपका जो बेस पीरियड है वो 1980 रहेगा। बट चेन बेस मेथड में ऐसा नहीं होता। चेन बेस मेथड में आप क्या करते हो कि जो आपका बेस पीरियड है वो आपका चेंज होता रहेगा। अगर हमने फर्स्ट 1918 लिया तो नेक्स्ट में 1981 हो जाएगा, 1981 लिया तो 1982 हो जाएगा, 1982 लिया तो 90, मतलब ये ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहा होता है। तो ये हमारे पास आता है चेन बेस मेथड। तो चेन बेस मेथड क्या है, चेन बेस मेथड इज वन विच बेस पीरियड इज नॉट फिक्स्ड बट मूव विद द गिवन ईयर, that is the relatives are computed with the immediately preceding years as the base, such as relatives are called the link relatives. So it's a chain based method. Student, इसके कुछ advantages and disadvantages हैं chain based method में। advantages इसका क्या है, फर्स्ट advantage अगर मैं chain based method की कहती हूँ तो जो chain based method मेरे पास है उसके advantages क्या हैं मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या है कि द चेन बेस्ड मेथड प्रोवाइड अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ईच ईयर एंड प्रीसीडिंग ईयर। तो ये हमारे पास क्या है कि ईच ईयर, फर्स्ट जो एडवांटेज है कि डायरेक्ट कंपैरिजन हमें फॉर्म करता है ईच ईयर एंड प्रीवियस ईयर के दौरान। तो डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो हमारे पास आ सकता है। इट्स मोर बेनिफिट्स फॉर द बिजनेसमैन। ठीक है, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा जो है आप कहते हो कि प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि ये आपको ईयर टू ईयर क्या दे रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि आपके प्रीवियस ईयर में क्या प्रोग्रेस थी और नेक्स्ट ईयर में क्या प्रोग्रेस है। तो ये आपको ईयर टू ईयर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। चेन बेस्ड मेथड अलाउज द एडिशन ऑफ न्यू कमोडिटीज़, रिमूवल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज़ एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटीज़। तो ये हमारे पास क्या बेनिफिट्स होते हैं इसका कि ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ कमोडिटीज़ कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, एडिशन ऑफ कमोडिटीज़, रिमूवल ऑफ कमोडिटीज़ हम रिमूव भी कर सकते हैं ऑफ कमोडिटीज़, एंड हम क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड बेनिफिट्स है ऑफ द चेन बेस्ड मेथड का। देन थर्ड अगर हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द जियोग्राफिकल कवरेज। हम चेन बेस्ड मेथड में हमें एक बेनिफिट ये हासिल है कि वी कैन चेंज अवर जियोग्राफिकल कवरेज। तो हम क्या कर सकते हैं, जियोग्राफिकल
जियोग्राफिकल कवरेज जो है वो पॉसिबल हो सकती है हमारे लिए इन चेन बेस्ड मेथड। एंड फोर्थ जो हमारे पास है, हम कहते हैं कि इट इज सेटिस्फाई द सो कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट, इट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। जो सर्कुलर टेस्ट है, इंशाल्लाह हम इसको आगे पढ़ेंगे, वो ये क्या करता है, सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है। एंड लास्ट एंड फिफ्थ क्या है कि एन इंडेक्स नंबर विद अ फिक्स पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिलेटिव्स है। बट स्टूडेंट हम कहते हैं कि वी हैव द सम डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स ऑफ चेन इंडाइसेस आर कमर्सम, या हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट, दैट मेथड इज़ डिफ़िकल्ट। वर्ड डिफ़िकल्ट, इसमें तो हमने एक ईयर जो है वो क्या कर लिया, एज अ बेस पीरियड कंपेयर सेलेक्ट कर लिया, तो वो ईयर्स हमारे पास सेलेक्ट हो गए, तो उसको हम एक ईयर लेते चलेंगे तो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो इस वजह से कि हमने ईयर टू ईयर बेस पीरियड अपना चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि दिस मेथड में भी डिफ़िकल्ट। देन क्या है कि इफ़ एरर इज़ कमिटिंग ड्यूरिंग द चेंजिंग प्रोसेस, इट विल कैरिड आउट थ्रू द सेम इंटायर सीरीज़। कि अगर हम कहते हैं कि एरर आ गया है तो वो आपकी इंटायर सीरीज़ तक जाएगा, it's remain on the entire series. The changes in 2 years separated by the long interval cannot be computed. स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मेथड है चेन बेस्ड मेथड, ये हमारे पास क्या करता है, ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह आप कह सकते हो कि अगर आप बिजनेसमैन के लिए इट्स बेनिफिट, बट अगर आप कहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने देखना है तो ये मेथड जो है वहाँ आके फेल हो जाता है। तो ये चेन बेस्ड मेथड है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था, हम कह रहे थे कि मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जो हमारे पास होल सेल प्राइस, वो हमारे पास कहते हैं सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। हमने सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ क्या किया है कि जो आपके पास क्या कहते हैं उसकी हमने प्राइस मालूम की है मुख्तलिफ हिस्से से, या हमने जो कमोडिटी सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास कैसे है, रिलायबल है, सेटिस्फाइंग है, वो आपने देखना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास कहता है कि सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्शन, आप कहते हो कि सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, तो उसमें हमारे पास फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। थर्ड जो है सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज, तो वी हैव द 3 एवरेजेस है। थर्ड जो स्टेप्स है वो हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड। तो हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड, कि आपने कौन सी एवरेज यूज़ करनी है। अब 3 हमारे पास जो हैं, क्या कहते हो आप, एवरेज जो है एवरेजेस हैं। फर्स्ट इज़ मीन, सेकंड इज़ हमारे पास क्या है मीन, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे पास सेकंड क्या है, मीडियन एंड देन ज्योमेट्रिक मीन। अब स्टूडेंट हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज, तो हम क्या कहते हैं कि द नेक्स्ट स्टेप्स द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट एवरेज टू गेट द सिंगल इंडेक्स नंबर फॉर ईच ईयर। फॉर दिस पर्पज एनी ऑफ द फॉलोइंग एवरेज टू बी यूज, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड द ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक मीन क्या है स्टूडेंट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू कंप्यूट है, जो हमने पहले इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ भी चुके हैं। एंड क्या कहते हैं, इट इज़ अमेंडेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, बट इट्स हैव द सम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अफेक्टेड होती है बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, देन इट गिव्स टू मच वेट टू इंक्रीजिंग प्राइजेज एंड टू लिटल टू इंक्रीजिंग वन। तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो बाइस्ड अपवर्ड होता है वो क्रिएट हो जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ इफेक्ट होती हैं, या टू मच हाई इंक्रीजिंग प्राइजेज दे देंगी या डिक्रीजिंग वन दे देंगी, तो वो क्या होता है, अपवर्ड बाइस पैदा हो जाता है। तो इट्स फेल फॉर द सिलेक्शन ऑफ एवरेज, क्या हम इतना अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते कि आपके पास एवरेज। मीडियन हमारे पास क्या है, मीडियम भी इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, एंड इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर टू मीन। बट हम क्या कह सकते हैं कि मीडियन जो है वो नॉट कहते हैं रिलेटिव्स इज़ नॉट रिवर्सेबल, ये टेस्ट क्लियर नहीं करता है एंड हैव सम डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से मीडियन को भी इतना ख़ास नहीं समझा जाता है। बट ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर द बेस्ट एवरेज, ये हमारे पास क्या समझी जाती है, बेस्ट एवरेज फॉर द इंडेक्स नंबर। अब क्यों समझी जाती है स्टूडेंट, इनके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 2 मेन तो नॉर्मल थे, बट इसका कि हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन गिव्स द इक्वल वेट्स है। हमारे पास फर्स्ट जो हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन गिव्स इक्वल वेट्स और इक्वल रेशो, इक्वल वेट्स, ये हमें क्या कह देता है, इक्वल वेट्स देता है और इक्वल रेशोज टू चेंज देता है, या हम कहते हैं और इक्वल रेशो टू चेंज।
तो इट्स अ फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन दैट वी आर कंसिडर इट्स अ बेस्ट एवरेज, कि हम कहते हैं कि वी आर यूजिंग द 3 एवरेजेस है, फर्स्ट इज़ मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। बट मीन में क्या है कि ये भी एक्सट्रीम वैल्यूज से हमारे पास क्या होता है कि अफेक्ट होती है, बट मीडियन जो है लेस अफेक्टेड होता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, बट फिर भी होता है। बट ज्योमेट्रिक मीन इज कंसिडर द बेस्ट एवरेज। तो वो किस वजह से बेस्ट कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन गिव्स इक्वल वेट्स और इक्वल रेशियोज टू चेंज। देन सेकेंड हमारे पास जो एडवांटेज है, हम कहते हैं ज्योमेट्रिक जो मीन है इज द लेस एबल टू द मेजर वेरिएशन। हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस एबल ऑफ मेजर वेरिएशन। इट्स अ सेकेंड एडवांटेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देन हमारे पास जो थर्ड है, हम कहते हैं कि रिवर्सेबल जो टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं, रिवर्सेबल आ जाते हैं या सर्कुलर टेस्ट जो हैं, इट्स सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कहते हैं कि रिवर्सेबल एंड शिफ्टिंग इज़ ईजी पॉसिबल। हमारे पास क्या होता है, रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल होता है एंड शिफ्टिंग इज़ पॉसिबल। तो जो इसका मेन अब जो आ रहे हैं, शिफ्टिंग इज़ पॉसिबल, तो ये भी इसका एडवांटेज है, दैट इज़ कंसीडर ज्योमेट्रिक मीन इज़ द बेस्ट। एंड द लास्ट वन इज़ कि सेटिस्फाइंग टाइम रिवर्सल टेस्ट, सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है इंशाल्लाह हम एक 2 वीडियोज़ के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेटिस्फाइंग टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो दैट्स कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन इज़ द गुड एवरेज, बेस्ट एवरेज। के इसमें क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन्स होता है वो आपको इक्वल वेट्स देता है और इक्वल रेशियोज टू चेंज देता है। ये ज्योमेट्रिक मीन इज़ द लेस कैपेबल ऑफ मेजर वेरिएशन, लेस अफेक्टेड होता है बाय द मेजर वेरिएशन के साथ। देन रिवर्सेबल एंड शिफ्टिंग इज ईजीबल पॉसिबल है एंड सेटिस्फाइंग द टाइम रिवर्सल। द लास्ट वन हमारे पास जो मेन स्टेप था वो था सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स। तो स्टूडेंट वेट्स क्या होते हैं कि हम कहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग हैव इट्स इम्पॉर्टेंस। तो हमारे पास, मैं अगर इसको डिस्कस कर लेती हूँ, लास्ट वन जो है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ वेट्स, जो हमने सेलेक्ट करनी है बनाने के लिए मेन स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो उसमें हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेट्स, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। वेट्स स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि वेट्स शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटीज़। ये हमारे पास क्या शोज़ करता है, चीज़ों की इम्पोर्टेंस को शो करता है। तो हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटीज़ आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहते हैं कि द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होल सेल और प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ टू डिसाइड हाउ टू सेलेक्ट वेट्स विच वुड बी इंडिकेट द relative importance of various commodities in the group. It is evident that all the commodities selected are not equally important. For example, eggs and coffee cannot be given the same importance as wheat and rice. Wheat is much more important than coffee. It is therefore desirable that wheat must be given more importance. To meet the requirement of taking into account the relative importance of each commodity, a sample survey should be conducted. On the other basis of survey, each commodity should be assigned a multiplier which express more or less adequately its relative importance in the group. Such a multiplier which is called the weight. Student, we are saying that selection of appropriate weights क्या है कि each and every commodity have its importance. हमारे पास जो भी, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं कॉफ़ी एंड राइस, बोथ आर थिंग हैव इम्पॉर्टेंस, बट इट डजंट मीन दैट दे हैव द इक्वल इम्पॉर्टेंस। वो इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं रखते होंगे, वी हैव द डिफरेंस। हम हो सकता है कि जो राइस हैं या हमारे पास राइस जो हैं हैव द मोर इम्पॉर्टेंस टू कॉफ़ी। तो जो सिलेक्शन ऑफ वेट्स हैं वो हमने लास्ट स्टेप बताना होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज़ अवर क्या है इंक्लूडेड। अब स्टूडेंट हमारे पास ये डिवाइड हो जाती है अप्रोप्रिएट वेट्स जो हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि जो वेट्स हैं दे आर डिवाइडेड इन द 2 टाइप्स है। अब हमारे पास कौन कौन से वेट्स आ गए हैं, ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेस ईयर वेटिंग होते हैं एंड करंट ईयर वेटिंग। पहला हमारे पास क्या है, बेस ईयर वेटिंग एंड सेकेंड इज करंट ईयर वेटिंग। अब स्टूडेंट इनमें डिफरेंट क्या है, देखिए मैं फार्मूला इसका पहले लिखकर बताती हूँ कि जो बहुत इजी है, सिर्फ आपने थोड़ा सा
देखिए बेस ईयर वेटिंग क्या है कि जो आप वेट्स लोगे इट्स रिमेन द फिक्स। हम यही कहते हैं ना कि जो बेस पीरियड होता है उसमें आपके क्या रहते हैं कि जो प्राइस है वो फिक्स रहती है, लेकिन अगर आप वेट्स ले रहे हो इट्स मीन यू आर मेजरिंग द क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, तो दैट्स रिमेन द फिक्स। तो जो हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला हमारे पास क्या था, PON समेशन ऑफ PN summation of P naught multiply by 100, but base year weighting showing the quantity Q, ठीक है। तो बेस ईयर वेटिंग है तो हमारे पास जो क्वांटिटी है इट्स रिमेन फिक्स्ड, तो ये चीज़ सिर्फ हमने ऐड की है, दैट्स रिमेन फार्मूला ओवर बेस ईयर वेटिंग। तो वेट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप, बेस ईयर वेटिंग एंड करंट ईयर वेटिंग। बेस ईयर वेटिंग में क्या है स्टूडेंट, वी हैव द सेम फार्मूला बट हमने क्या चीज़ इंक्रीज की है, क्वांटिटी, वेट शोइंग द क्वांटिटी। तो हमने Q नॉट एंड Q नॉट जो है वो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला है फॉर द बेस ईयर वेटिंग का। अब हमारे पास क्या होता है कि करंट ईयर वेटिंग जो है इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या होता है कि करंट ईयर टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करती है, वो फिक्स नहीं रहती है बल्कि हमें ईयर टू ईयर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तो वो जब हम लिखेंगे तो हमारे पास फार्मूला सेम ही होगा। हमारे पास फार्मूला क्या होगा, जो करंट ईयर का फार्मूला है वो हमारे पास सेम ही होना है, PN समेशन ऑफ P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। बट हमने क्वांटिटी करंट ईयर वेट्स का है, करंट ईयर क्वांटिटी क्या है, तो QN होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी QN मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। तो दैट्स वेट्स वी आर यूजिंग इन द सिलेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है मेन स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस। देयर आर द 4 स्टेप्स थे, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज टू बी इंक्लूडेड था, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड था, सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज था एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या है, वेट्स भी डिवाइड होते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या है, वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इंशाल्लाह इनको क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करके बताएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, कमेंट ज़रूर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या है और कितनी हमारे पास डिवाइड हो रहा है कितनी एग्जाम में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट कल जो हमने पढ़ा था वो था मेन स्टेप ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस होलसेल प्राइस। तो वो हमारे पास क्या था, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी यूज था, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड था, सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज एंड सिलेक्शन ऑफ वेट्स, जो कि हम कल डिस्कस। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या है वो हमने बताना है। कल हमने पढ़ा था वेट्स के बारे में कि डिवाइड जो हो रहे थे वो था करंट ईयर्स में भी हो रहा था और बेस ईयर वेटिंग में भी हो रहा था। बट अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है और कितनी हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको क्लासिफाइड कितने में कर रहे होते हैं, तो वो आपको मैंने बताना है आज। अनवेटेड इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू इंडाइसेस। फर्स्ट इज द सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस एंड सिंपल एवरेज इंडाइसेस। अब इसमें क्या है, जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस है एंड सेकंड हमारे पास, ये तो एक हो गया सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस, सेकंड हमारे पास सिंपल एवरेज रिलेटिव्स के हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास क्या है कि सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस। स्टूडेंट व्हाट इज सिंपल ऑफ एग्रीगेट इंडाइसेस, हाउ वी कैन फाइंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस। तो ये जब सब चीज़ें जो हम डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं कि सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस इज वन दैट इंडिकेट्स द परसेंटेज चेंज इन द एग्रीगेट प्राइस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ एट डिफरेंट पीरियड्स। अब देखिए स्टूडेंट नाम से ही पता चलता है, हम कहते हैं एग्रीगेट कहते हैं इकट्ठे होने को। तो हमारे पास सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस जो है वो हमारे पास क्या करता है, एग्रीगेट्स को फाइंड करता है, इंडाइसेस द परसेंटेज चेंज इन द एग्रीगेट प्राइसेस ऑफ नंबर। जो परसेंटेज चेंज है एग्रीगेट्स ऑफ
प्राइजेज़ में उसको जो है जो फाइंड करेगा उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एग्रीगेट इंडाइसिस के ज़रिए हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इज़ वन दैट इंडिकेट्स द परसेंटेज चेंज इन द एग्रीगेट प्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ एट डिफरेंट पीरियड। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग। फर्स्ट मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ, आप फार्मूले के साथ ही इसकी जो डेफिनेशन है वो आप बयान कर सकते हो। अब वो डेफिनेशन क्या है, सम इज़ शोइंग द एग्रीगेट, सम मीन्स समेशन ऑफ ऑल द प्राइजेज ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, एग्रीगेट्स ऑफ प्राइजेज ऑफ करंट ईयर, एंड दैट्स कॉल्ड समेशन पी नॉट मीन एग्रीगेट ऑफ समेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। हम क्या कहते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको, इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन ईयर ऑफ ऑल कमोडिटीज़ बाय द सम ऑफ बेस ईयर ऑफ द सेम कमोडिटी एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट एज परसेंटेज। सेम डेफिनेशन है। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि हम क्या कह रहे हैं कि डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन ईयर प्राइजेज ऑफ ऑल कमोडिटीज़ एंड बाय द सम ऑफ बेस ईयर प्राइजेज ऑफ द सेम कमोडिटीज़। बेस ईयर प्राइजेज सम ऑफ द मीन्स सम ऑफ द प्राइजेज ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द prices of base year and expressing the result in percentage, that is called the simple aggregate indices। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका फार्मूला आ जाता है। अब स्टूडेंट जो सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स है ये हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल एक लिखी हुई थी पहले से। इसमें हमें कमोडिटीज़ गिवन है और प्राइजेस भी गिवन है। अब कमोडिटीज़ हमारे पास क्या हैं, वीट, राइस, सॉल्ट, शुगर, क्लॉथ, मिल्क एंड ऑयल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेट्स। तो वेट्स जो है, मैंने आपको कहा था कि टू कमोडिटीज़ हैव नॉट हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस। तो हमारे पास जो दो कमोडिटीज़ हैं कभी वो इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं रख सकती। हो सकता है जो आपके पास राइस हो वो हैव द मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। तो हमारे पास क्या है कि राइस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो सकती है कॉफ़ी से। तो जो हमारे पास कमोडिटीज़ गिवन है उनकी जो प्राइस थी 1957 और 1958 की वो गिवन है। 1957 में क्या थी, 351, 35, 10, 1, 1.25, ये सारी प्राइजेस जो 1957 की दी हुई है और 1988। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, वो हमें कहते हैं क्वेश्चन में कि जो हमने प्राइजेस काउंट करनी है, जो हमने एक्सप्रेस करनी है वो है द एवरेज प्राइस ऑफ सर्टन कमोडिटीज़ आर गिवन, कंप्यूट अ सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 1958 बेस्ड ऑन 1957 प्राइजेस। हमने एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने 1957 को एज अ बेस कंसिडर करना है, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर ना भी दिया हो तो आप 1957 को करें क्योंकि दैट इज़ द मोर रिलायबल। इसमें कोई अगर आपको क्राइसिस नहीं आए, बेस पीरियड आप कैसे सिलेक्ट करते हो कि इट्स फुलफिल अबाउट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक रिलायबिलिटी हो, सेटिस्फाइंग हो, नॉट लॉक्स डाउन हो, नॉट अनरेस्ट इन द सोसाइटी हो, तो वी आर सेलेक्टिंग एज द बेस पीरियड। बट इधर क्वेश्चन में मेंशन है कि 1957 यू कंसिडर एज अ बेस पीरियड। तो स्टूडेंट जो हमारे पास फार्मूला है सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस का वो क्या है, समेशन ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। समेशन मीन क्या है, आपने सम करना है ऑफ द करंट ईयर का, एंड समेशन ऑफ पी नॉट क्या है, आपने करंट ईयर करना है, इसका सम करना है। ये समेशन ऑफ पी नॉट है एंड ये हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ पी एंड करंट ईयर प्राइजेस का सम है। अगर आप सम करते हो, जो कि आप कैलकुलेटर पे कर लो, मैं आपको डायरेक्ट लिख कर बता देती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84.20 और यहाँ क्या आ जाएगा 41.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 95.7। What this mean 95.7? ये अब क्या शोज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द 1958 ऑन द बेसिस ऑफ 1957 इज 95.7। दिस मीन दैट प्राइजेज हैव डिक्रीज्ड बाय 4.3%। अब हमारे पास क्या हुआ है कि प्राइजेज डिक्रीज कम हुई हैं, हाउ मच परसेंटेज, 4.3%। अगर आप इसको 100 में से माइनस करते हो 95.7 तो यू कैन टेक 4.3 परसेंटेजेस जो हैं वो इस ईयर जो है वो प्राइजेस आपकी क्या हुई हैं, कम हुई हैं। तो ये हमारे पास था सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस। अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स क्या है। इट्स अ सेकंड मेथड ऑफ अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर का जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास क्या है कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स जिसको हम कह रहे होते हैं वो हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट उसको हम डिस्कस करते हैं।
हमारे पास क्या है, ये मैं आपको सेकेंड एग्जांपल करके बताऊंगी कि इसमें हम एग्जांपल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको करके बताती हूँ। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सेकेंड टॉपिक जो हमारे पास है, जो कि डिवाइड हो रहा है, क्लासिफाइड हो रहा है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो हैं वो हो रहे हैं, टू इंडाइसेस में डिवाइड हो रहे हैं, क्लासिफाइड हो रहे हैं। सिंपल एग्रीगेट इंडाइसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स हमारे पास क्या है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं सिंपल एवरेज। देखिए स्टूडेंट फार्मूले से सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, पहले हमने पढ़ा था सिंपल एग्रीगेट, बट ये क्या है सिंपल एवरेज। एवरेज मीन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। तो अगर आपके पास जिस तरह हम पहले ले रहे थे कि जो हमारे पास फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ पी एन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास क्या सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, एवरेज का वर्ड यूज हो रहा है, दैट्स मीन इज डिवाइडेड बाय के, एंड के शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ कमोडिटीज, number of k denote the number of commodities whose price relatives are thus combined। तो ये हमारे पास क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ commodities को। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, ये फार्मूला। इसकी डेफिनेशन क्या हम ले सकते हैं कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इज एन इंडेक्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ द गिवन कमोडिटीज फॉर ईच ईयर एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट एज अ परसेंटेज। इफ वी हैव द अर्थमेटिक मीन देन वी कैन से। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इट्स मेक द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमने जब पढ़ा था कि सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस, उसमें हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन क्या है, सिंपल टू कंप्यूट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट वी हैव सम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि इट्स अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यूज़, एंड नॉट गिव द अमेंडेबल आंसर टू द क्वेश्चन। तो हम उस चीज़ को, उस एडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि use of arithmetic which is not an appropriate average to use with ratios results in upward bias. This sort of drawbacks may be got regret by using the geometric average। अगर आप कहते हो कि आपने ratios find करनी है तो arithmetic mean is not the good average for the find the ratios। तो ratios find करने के लिए हमारे पास जो geometric mean है it's a best। तो हम इस फार्मूले को कैसे चेंज कर देते हैं, अगर ratios की बात आ रही है, आप किसकी बात आ रही है, ratios की, तो हम इसको कहते हैं, ये ऐसे फार्मूले को चेंज कर देंगे। मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको हमने बोलना कैसे है। दैट शोइंग द प्रोडक्ट, और ये जो 1/k पावर थी इसको हम क्या ले गए, ऊपर पावर बना दिए। तो दैट्स फार्मूला यूज फॉर द ज्योमेट्रिक मीन। और जो आप कहते हो कि आपके पास ड्रॉबैक्स आ रहा था वो आपके पास ख़त्म हो सकता है। अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स को स्टूडेंट फाइंड करने का तरीका क्या है। अच्छा, मैं आपको फिर एक और डिफरेंस बताऊंगी कि प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। अगर हमारे पास स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि वीट, राइस, सॉल्ट, शुगर, क्लॉथ, मिल्क एंड गिवन है, और हमारे पास जो बेस ईयर हम ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, 100 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास तमाम बेस ईयर क्या आ जाएगा, 100 कंसीडर हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया 100। अब मेरे पास 1958 की जो मैं कहती हूँ कि वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो मेरे पास क्या होंगी, वो मैं लिख लेती हूँ अपनी वैल्यूज़। तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 95.44, 91.43, 110, 112, 115.56 एंड 113.33, 108। एंड जब आप इसको सम करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी ये। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है फॉर द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का, वो हमारे पास ये है। हमने क्या करना है, समेशन ऑफ, पहले हमने पी एन प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये करके इसका समेशन लेना है एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करनी। अब ये हम कैसे करेंगे स्टूडेंट कि अगर मैं यूज़ करती हूँ इस फार्मूले को, तो मेरे पास जो ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं वो मेरे पास क्या आ रही हैं, ये तमाम वैल्यूज़ जो मैंने वहाँ सम किए 745.76 एंड नंबर के हमारे पास क्या शो करता है, नंबर ऑफ कमोडिटीज़। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कमोडिटीज़ आप देख सकते हो जो आपके पास कमोडिटीज़ हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी नंबर ऑफ कमोडिटीज़, 7।
व्हेन यू आर डूइंग द डिवाइडिंग डिवीजन देन यू टेक 106.5 जो है आंसर। तो इट्स मीन क्या है कि 6.5 जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं प्राइजेस। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स देते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल आप फार्मूले को देखोगे और सॉल्व करोगे। अब मैंने क्या किया था, समेशन ऑफ पी, क्योंकि बेस ईयर हमारा फिक्स था, ठीक है, तो जो करंट ईयर था उसका हमने समेशन लेना है, सम लेना है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड यू कैन टेक अवर आंसर। तो जो हमारे पास मीनिंग क्या है कि 100 में से अगर माइनस करते हो 106.5 तो आपके पास क्या आ जाता है 6.5। तो हम कहते हैं 6.5% जो है वो हमारी जो प्राइजेज हैं कमोडिटीज़ की इंक्रीज़ हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अवर बेस पीरियड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट, दो मैं आपको डिफरेंस बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज, वो मैं आपको बताती हूँ। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट प्राइस इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड हमारे पास जो होता है वो होता है क्वांटिटी, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, आई एन शोज द इंडेक्स नंबर। अच्छा स्टूडेंट, प्राइस इंडेक्स नंबर हम किसे बोलते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर दैट मेजर द चेंज इन द प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर। मेजर change in price, measure the changes in the prices received by the producer। हम क्या कहते हैं, receive by producers। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है कि मेजर द चेंजेस इन प्राइस, जो आपके प्राइस में चेंजेस आ रही हैं उनको जो मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द प्राइजेस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज वन दैट डिजाइन टू मेजर चेंजेस इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिजाइन टू मेजर क्वांटिटी with respect to time, with respect to time। So that is the difference between then price index number and quantity index number। कि प्राइस इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो क्या करता है कि मेजर द चेंजेस इन द प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड द प्राइस इंडेक्स नंबर। जिस तरह कि हम कह रहे थे कि पी एन समेशन ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, बट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर नॉट टेकिंग द प्राइजेज नॉट टेकिंग द प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम क्या लेते हैं, डिज़ाइन टू मेजर द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हम इसमें क्या ले रहे होते हैं, फिर क्वांटिटी ले रहे होते हैं, जो कि आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे विद द वेट्स। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अवर वेटेड इंडेक्स नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो कि इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे